Hello guys, in the last lecture we talked about rolling motion. Rolling motion हमने शुरू किया था. In that we talked about translation motion, then rotational motion and the combination of translation and rotational motion. उसमें भी आपके सिलेबस के लिए there is rolling motion without slipping. रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग यानी एक ऑब्जेक्ट अगर रोल हो रहा है तो इसका मतलब उसको ट्रांसलेशन मोशन भी है, उसको रोटेशनल मोशन भी है. लेकिन इस रोटेशनल मोशन की वजह से, सपोज ये ट्रांसलेशन मोशन की वजह से उसकी वेलोसिटी v है, तो रोटेशनल मोशन की वजह से टेंजेंशियल वेलोसिटी उसकी जो है वो भी v ही है. ठीक है ना, हर एक पॉइंट पे ट्रांसलेशन वेलोसिटी v ही है. हाँ, नेट वेलोसिटी शायद अलग हो जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, लेकिन उसकी रोटेशनल मोशन की वजह से उसकी जो भी लीनियर वेलोसिटी मिलती है उसको एट ईच एंड एवरी टेंजेंट, ठीक है ना, तो वो जो वेलोसिटी है वो v ही है. इसका मतलब ट्रांसलेशन वेलोसिटी एंड द लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन, जब ये दोनों सेम होते हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ फेथफुल रोटेशन. सही है, फेथफुल रोटेशन. उसके बाद हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग द रोटेशनल मोशन हैज द काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. यहां पे ये जो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है ना, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको बोला था ये बेसिकली आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फील देता है. बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फील देता है. अगर बहुत ज्यादा प्रिसाइजली बोला जाए, अगर आप रिंग कंसीडर करते हो, ठीक से समझ लेना, रिंग कंसीडर करते हो तो इन अ रिंग की I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ दैट रिंग इज गिवन बाय mr स्क्वायर. तो I बाय m इज इक्वल टू r स्क्वायर इज कॉल्ड एज k स्क्वायर. समझ लो ठीक से, क्या कहा जाता है, I बाय m इज इक्वल टू आर स्क्वायर विच इज कॉल्ड एज के स्क्वायर. और एक चीज, अगर ये रिंग के लिए हो गया, अब डिस्क के लिए कंसिडर करते हैं तो डिस्क के लिए I इज इक्वल टू 1/2 m इंटू आर स्क्वायर. तो I बाय m इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर फॉर रिंग. ये जो है ये किसके लिए है, दिस इज फॉर रिंग, सॉरी ये किसके लिए है, दिस इज फॉर डिस्क. ये डिस्क के लिए, ये रिंग के लिए. ऊपर वाला जो है वो रिंग के लिए है, नीचे वाला जो है वो डिस्क के लिए है. दोनों में बेसिकली के स्क्वायर क्या है, के स्क्वायर बेसिकली I बाय m है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर यूनिट मास ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी इज कॉल्ड एज के स्क्वायर, इज डिफाइंड बाय के स्क्वायर. के स्क्वायर, सो के स्क्वायर जो है वो रिंग के लिए आर स्क्वायर है, लेकिन के स्क्वायर जो है वो डिस्क के लिए 1/2 आर स्क्वायर. अगर मैं स्पीयर ले लेता हूं तो वो मुझे कितना मिल जाता है, 2/5 आर स्क्वायर मिल जाएगा. मुझे कितना मिलेगा, 2/5 आर स्क्वायर. गेटिंग, समझ में आ रही बात, व्हाट आई एम सेइंग. सो द थिंग इज कि ये वाला जो के स्क्वायर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है. सो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रिंग के लिए, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के स्क्वायर की वैल्यू रिंग के लिए आर स्क्वायर है, सो आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1. यानी रिंग के लिए जो होता है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फैक्टर क्या बन जाता है, 1. उसी जगह पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फैक्टर फॉर अ डिस्क कितना बन जाता है, 1/2. ये जो फैक्टर है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर या फिर के स्क्वायर टू बी प्रिसाइज, ये वाला जो फैक्टर है बेसिकली के स्क्वायर इज अ फैक्टर विच गिव्स यू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास पर यूनिट मास, पर यूनिट मास. उसे हम क्या कहते हैं, के स्क्वायर से हम उसको डिफाइन करते हैं. ये मुझे बेसिकली फील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है, ठीक है ना. फील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया देने के लिए ये के स्क्वायर वाला फैक्टर है. ये कैलकुलेशन ईज के लिए तैयार किया हुआ फैक्टर, इट डजंट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस. उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये सिर्फ कैलकुलेशन ईज के लिए तैयार किया हुआ फैक्टर है. समझ में आई बात एवरीवन, ठीक है. सो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला हम आज इसको बहुत ज्यादा डील करेंगे. दूसरी बात, लास्ट लेक्चर में हमने रोलिंग मोशन ऑन द फ्लैट सरफेस देखा था. इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रोलिंग मोशन ऑन अ इंक्लाइंड सरफेस. ओके, सो विल स्टार्ट. ओके, सो कंसीडर करके चलो कि देयर इज अ इंक्लाइंड सरफेस. एक इंक्लाइंड सरफेस है विच इज मेंटेन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल कर रहा है. ये हाइट जो है, ये हाइट h है सपोज, ठीक है, ये हाइट h है. यहां पे एक बॉल रखा हुआ है सपोज, ठीक है ना, या फिर कोई भी जो चीज रोल हो सकती है वो वैसे वाली चीज रखी हुई है यहां पे, ठीक है. ये वाला जो डिस्टेंस है, ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस मैं s कंसीडर करके चल रहा हूं बिकॉज दिस इज द होल डिस्प्लेसमेंट इट इज गोइंग टू हैपन
ओवर द इंक्लाइन सरफेस। इंक्लाइन सरफेस पे इतनी डिस्प्लेसमेंट होने वाली है। सो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो ये जो बॉल है ये रोल होता हुआ यहां से लेके यहां तक आएगा। नाउ विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहां पे ये बॉल है यहां तक आएगा। सो विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पे उसमें जितनी मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी यहां पे आने के बाद पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो यहां पे उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, mgh। उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, mgh। ठीक है, तो नीचे ये वाला जो पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट जो है, वहां पे आने के बाद उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 mv²। अब रोल होते हुए आया हुआ है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी एट दिस वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, 1 + k²/r²। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है k²/r²। ठीक है, ये k² हर एक ऑब्जेक्ट के शेप के साथ बदलता हुआ जाता है। रिंग के लिए अलग है, डिस्क के लिए अलग है, हॉलो स्फीयर के लिए अलग है, सॉलिड स्फीयर के लिए अलग है, सिलेंडर के लिए अलग है, सॉलिड सिलेंडर के लिए अलग है। तो सारे रोलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग है। सो k²/r², ये वैल्यू है किसकी, mgh, ये वाला है। अब इसमें से एक 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 पैरामीटर निकालना शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी। ठीक है ना, वेलोसिटी। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये रोल होता हुआ यहां पे आएगा तो एट लोएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। ठीक है ना, लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, तो लोएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू टोटल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी। यानी ये दोनों जो इक्वेशन है यहां पे ले लेता हूं मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, mgh विल बी इक्वल टू 1/2 mv² ब्रैकेट में 1 + k²/r²। ठीक है, तो ये mm कटा, v² इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, ठीक से देखना, v² इज इक्वल टू 2gh होल डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 1 + k²/r²। अब और थोड़ा सा अगर आपको सोफिस्टिकेटेड लिखना है इसको तो कैसे लिखा जा सकता है, h, ये वाला जो h है, सो h/s इज इक्वल टू साइन थीटा। सो h इज इक्वल s इज इक्वल टू h/sin थीटा, h/sin थीटा। ये h की वैल्यू यहां पे रख सकते हो आप, s/sin थीटा रखनी है तो यू कैन पुट इट ओवर हियर, एल्स जरूरत नहीं है तो नहीं रखी तो भी चलेगा। सो यू कैन डायरेक्टली गेट v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh होल डिवाइडेड बाय 1 + k²/r²। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच दिस बॉल विल बी रोलिंग एट द लोएस्ट पॉइंट। इसके आगे पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होगी, इसके आगे वो इतनी काइनेटिक एनर्जी पजेस करके आगे जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ v, यू आर गोइंग टू गेट, दिस इज द वैल्यू ऑफ v, राइट। चलो ये पहला आया। अब दूसरा पैरामीटर देखते हैं। अब इनिशियली जब वो यहां से शुरू हुआ, ठीक से देखना, इनिशियली जब वो यहां से शुरू हुआ तो यहां पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। ओके, दूसरा पैरामीटर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन। ओके, सो इनिशियली जब यहां से शुरू हुआ तो यहां से शुरू होने के बाद उसमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। सो u इज इक्वल टू 0 था। कितना डिस्टेंस कवर करके आया है वो, s डिस्टेंस। तो यहां पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, √2gh अपॉन 1 + k²/r²। उसकी वेलोसिटी यहां पे आने के बाद हो गई। चलो, सो हमारे पास फॉर्मूला है v² इज इक्वल टू u² + 2as। ठीक है ना, टू बी प्रिसाइज टोटल डिस्टेंस है, ठीक है ना, 2as। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, v² पता है, v² कितना है आपका, 2gh होल डिवाइडेड बाय, देखो 2gh होल डिवाइडेड बाय 1 + k²/r² इज इक्वल टू 2as। अब ये जो s है, s को क्या रखा जा सकता है, h डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सही है, s को रखा जा सकता है h डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अगर h डिवाइडेड बाय साइन थीटा s को रख देता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, 2gh डिवाइडेड बाय 1 + k²/r² इज इक्वल टू 2a इंटू h डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सही है, h डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये h और ये h कट गया, ये साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 और ये 2 भी कट गया, ये साइन थीटा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + k²
by r square. This is the acceleration you are going to get. This is the acceleration you are going to, ये वाला जो acceleration होगा, इस acceleration से ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना वो नीचे आएगा. एवरीबॉडी समझ में आ रही है बात? ठीक है ना. ये वाला ऑब्जेक्ट जो रोल होते होगा, ये रोलिंग मोशन का एक्सेलरेशन है. व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्लिपिंग, ठीक है ना, स्लिप होता हुआ आ रहा है, तब हमें, इफ यू रिमेंबर, हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में किया था कि अगर स्लिप होता हुआ आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, सिर्फ जी साइन थीटा. लेकिन अगर रोल होता हुआ आ रहा है तो जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ये वाली वैल्यू मिल जाएगी मुझे एक्सेलरेशन की. इस एक्सेलरेशन से वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा. सही बात है, उस एक्सेलरेशन से वो नीचे आएगा. चलो नेक्स्ट फैक्टर फाइंड आउट करते हैं. तीसरा फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, टाइम ऑफ डिसेंड. टाइम ऑफ डिसेंड, टाइम ऑफ डिसेंड यानी यहां से लेके यहां पे आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा. सिंपल सी बात है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अब मुझे u तो पता है 0 है, a की वैल्यू पता है, अभी निकाली हम लोगों ने, t की वैल्यू निकालनी है. सो t इज इक्वल टू v बाय ए. आपको फाइनल आंसर मिलना चाहिए, ये आपको फाइनल आंसर मिल जाना चाहिए. सो टाइम ऑफ डिसेंड कितना होगा, दिस इज गोइंग टू बी द टाइम ऑफ डिसेंड. दिस इज गोइंग टू बी टाइम ऑफ डिसेंड. इतना टाइम लगेगा उसको यहां से लेके यहां तक आने के लिए रोल होते हुए. वी आर टॉकिंग अबाउट रोलिंग मोशन. सो रोल होते हुए उसको यहां से यहां तक आने के लिए टाइम लगेगा. ठीक है. अब तीनों फॉर्मूलाज देखो आप लोग. तो सबसे पहला फॉर्मूला v का है. सो इन v इज नॉट एट ऑल डिपेंडेंट अपॉन थीटा. ठीक है ना. v जो है वो थीटा पे डिपेंडेंट ही नहीं है. दूसरा a इज डिपेंडेंट ऑन थीटा एंड t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ थीटा. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, ये समझ लो ठीक से कि v इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. v इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. यहां पे समझ में आ जाता है मुझे कि v इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. जितनी ज्यादा हाइट पे जाओगे उतना ज्यादा आपको ये मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी. ठीक है ना. एंड में जाके वेलोसिटी मिलेगी. एक्सेलरेशन जो होता है वो थीटा पे डिपेंड होता है. जितना ज्यादा थीटा होगा यानी जितना ज्यादा इंक्लाइंड सरफेस होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा. और तीसरा टाइम, जितना ज्यादा थीटा होगा उतना कम टाइम मिलेगा उसको नीचे आने के लिए. उतना कम टाइम मिलेगा उसको नीचे आने के लिए. ठीक है. तो इंटरेस्टिंग फैक्टर देखो कि अगर ये मैं अगर हाइट h कंसीडर करता हूं तो इस हाइट से, ठीक है ना, ये डिस्टेंस आने के लिए ये h हाइट है, यहां से लेके यहां तक ये h हाइट है. तो ये अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है तो यहां पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी जितनी होगी, अगर वो ऑब्जेक्ट बहुत दूर से लेकिन उसी हाइट से आ रहा है यानी इंक्लिनेशन इज लेस. ठीक है. इंक्लिनेशन इज लेस. यहां पे इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा है, यहां पे इंक्लिनेशन बहुत कम है, लेकिन फिर भी सेम हाइट से अगर आ रहा है नीचे ऑब्जेक्ट तो इस लोएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी सेम होने वाली है. बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट डिपेंड अपॉन द इंक्लिनेशन. फाइनल वेलोसिटी, लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो इंक्लिनेशन पे डिपेंडेंट नहीं होती है. वो किस पे डिपेंडेंट होती है, कितनी हाइट पे आपका ऑब्जेक्ट आपने लिया हुआ है. ठीक है ना. फ्रॉम द सरफेस फ्रॉम विच यू आर काउंटिंग द नॉर्मल सरफेस. ठीक है ना. वहां से देखिए कितनी हाइट पे आपका ऑब्जेक्ट है उस पर डिपेंड करता है कि एंड वेलोसिटी कितनी होगी. इट इज नॉट एट ऑल डिपेंड अपॉन कि वो कितने इंक्लिनेशन से नीचे आ रहा है. ठीक है ना. यहां पे ज्यादा इंक्लिनेशन है फिर भी यहां पे उतनी ही वेलोसिटी होगी जितनी इस कम इंक्लिनेशन की वजह से यहां पे होगी, बिकॉज दोनों सेम हाइट से आ रहा है. समझ में आई बात. सो अब इस पे दो तीन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. सो समझ में आएगा व्हाट वी आर एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट. ओके. एक इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखना, देयर आर 3 वर्ड्स इन द केस ऑफ रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन के न्यूमेरिकल्स में 3 टाइप के डिफरेंट वर्ड्स आते हैं. सबसे पहला वर्ड आता है रोलिंग. ठीक है ना. रोलिंग. तो अभी हमने देखा कि व्हाट इज मीन बाय रोलिंग. ठीक है. यानी इंक्लाइन सरफेस अगर है, तो इंक्लाइन सरफेस पे ये जो ऑब्जेक्ट है अगर वो रोल होते हुआ है, रोल मीन्स ट्रांसलेशन एंड रोटेशन बोथ, रोल होते हुए आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, रोलिंग मोशन. लेकिन वो ऑब्जेक्ट अगर स्लिप होते हुए आ रहा है तो इट इज ओनली हैविंग द ट्रांसलेशन मोशन, नो रोटेशन, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्लिपिंग. ठीक है ना. स्लिपिंग. सो पहला वर्ड आता है रोलिंग. ठीक है ना. इंक्लाइन सरफेस के लिए पहला वर्ड आता है रोलिंग, दूसरा वर्ड आता है स्लिपिंग. ठीक है ना. स्लिपिंग. एंड तीसरा एक वर्ड आता है फॉलिंग. ठीक है. सो ये फॉलिंग जो वर्ड है, फॉलिंग इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद द इंक्लाइन सरफेस. बेसिकली फॉलिंग मीन्स फ्री फॉल. फॉलिंग मीन्स फ्री फॉल. याद रखना कि जब कभी फॉलिंग वर्ड आता है ना, इट इज बेसिकली मीन टू बी कंसिडर्ड एज फ्री फॉल, यानी वो एग्जैक्टली नीचे आ रहा है, डायरेक्टली नीचे आ रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली यहां से गिर रहा है नीचे. सो फॉलिंग ये वाला वर्ड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए. फाइन. चलो. ओके. द क्वेश्चन इज, a solid cylinder of mass capital M and radius capital R
rolls without slipping down an inclined plane of length L and height h, what is the speed of its center of mass when the cylinder reaches at the bottom? When the cylinder reaches at the bottom. ठीक है ना, एक सॉलिड सिलेंडर बोला है. क्या बोला है? एक सॉलिड सिलेंडर. कि क्या हो रहा है, एक सॉलिड सिलेंडर है, वो इंक्लाइन सरफेस पे आ रहा है. ये वाला जो लेंथ है, ये वाली लेंथ उन्होंने L दी हुई है, ठीक है, और ये हाइट h दी हुई है. फाइन, ये लेंथ L दी हुई है, हाइट h दी हुई है. नाउ दे हैव आस्क्ड अस कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेंडर. ठीक है ना, यहां से रोल होता हुआ आ रहा है सिलेंडर नीचे. व्हाट इज द स्पीड ऑफ दैट सिलेंडर व्हेन इट रीच्ड एट द बॉटम. यहां पे रीच होने के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, राइट. अब मुझे पता है कि ये रोल होता हुआ आएगा, तो ये किसके अबाउट रोल होता हुआ, रोटेशन मोशन उसका किसके अबाउट होगा, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. यानी अगर मैं ये वाला कंसिडर करता हूं सिलेंडर, तो अगर वो ऊपर से रोल होता हुआ आ रहा है तो अबाउट दिस एक्सिस आ रहा है. तो अबाउट दिस एक्सिस सिलेंडर, अगर सॉलिड सिलेंडर है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 2, यानी 1/2 एम आर स्क्वायर. सो I बाय एम क्या मिल जाता है, सो I बाय एम इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 2. I बाय एम इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 2 विच इज नथिंग बट के स्क्वायर. हमारे केस में ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे मैंने कहा. ठीक है, अब हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर रोलिंग ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन. इंक्लाइंड सरफेस है, उस सरफेस के एंड पे उसका स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास. व्हाट इज द फॉर्मूला, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, राइट. तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है आर स्क्वायर. सो आर स्क्वायर बाय 2. सो आर स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर क्या मिलेगा मुझे, 1/2 इंटू h. ठीक है, दोनों का एलसीएम निकाल लिया. सो दोनों का एलसीएम निकालने के बाद क्या मिलेगा मुझे, 3 4/3. सो स्क्वायर रूट ऑफ 4gh बाय 3. दिस इज गोइंग टू द स्पीड ऑफ दिस सिलेंडर एट द एंड ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन. इंक्लाइंड प्लेन के एंड पे जाने के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4gh अपॉन 3. इट्स इजी, राइट. चलो और एग्जांपल सॉल्व करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्फीयर रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा. व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर व्हेन इट रीचेस टू द बॉटम. अब अगेन इंक्लाइंड प्लेन, अब फिगर निकालने की जरूरत नहीं है. इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है, इंक्लाइंड प्लेन पे थीटा दिया हुआ है. सो थीटा इज गिवन. और कौन रोल हो रहा है, स्फीयर रोल हो रहा है. तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू कितना होता है, 2/5 m इंटू आर स्क्वायर. ठीक है ना, ये सॉलिड स्फीयर का एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. तो I बाय एम कितना मिलता है मुझे, I बाय एम इज इक्वल टू 2/5 आर स्क्वायर विच इज नथिंग बट के स्क्वायर फॉर अस. तो A निकालना है हमें. सो A की वैल्यू, A का फॉर्मूला क्या होगा, अभी हमने फाइंड आउट किया है. राइट डाउन द A का फॉर्मूला. सो A का फॉर्मूला, सो G sin थीटा, सो G sin थीटा एज इट इज पुट किया हम लोगों ने, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2/5. ठीक है, 1 प्लस 2/5. सो एलसीएम निकाला इन दोनों का. सो 5 on the 5 गोल घूम के ऊपर चला गया. सो 5g sin थीटा अपॉन 7. This is going to be the acceleration of that particular body with which it is going to roll down. ठीक है ना, रोल डाउन जिस स्पीड से होगा इस स्पीड से होगा. ओके.